मैं केशव का पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटके झुमके पायल ले गए कुर्बानी की इमराई। कुछ बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में। बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। दोस्तों, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। दोस्तों, हर साल 26 जुलाई को हम कितने हर्ष के साथ एक दूसरे को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभेच्छाएं देते हैं, किंतु कभी सोचा है कि यह विजय हमें किनके बदौलत मिली? किन्होंने हमारे देश की संप्रभुता को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और उनके परिवार पर क्या बीतती होगी? इन पंक्तियों से डॉक्टर हरिओम पवार जी उनके परिवारों की और उनके मन की व्यथा क्या है वही कहना चाहते थे। नमस्ते, मैं हूं केशव झा और आप लोग देख रहे हैं साहित्य की सभा। मई 1999, पाक ने हमेशा की तरह नापाक हरकत की और छुपके से हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, जिसका हमारे वीर सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को लोहे के चने चबा दिए। दोस्तों, कारगिल का यह युद्ध 60 दिनों तक चला, किंतु मजाल है कि एक सेकंड के लिए भी हमारे जो वीर सैनिक है उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, और अंत में हुआ वही जो हमेशा से होता आ रहा है। पाकिस्तान की सेना हमारे वीर सपूतों के आगे नतमस्तक थी। दोस्तों, साहित्य की सभा के हर एपिसोड में हम किसी एक कवि से मिलते हैं, किंतु यह विषय इतना छोटा नहीं। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, अपितु 3 युवा कवि जुड़ने वाले हैं, जो आपके आज के इस दिन को और खुशनुमा बना देंगे। तो आइए उनका परिचय मैं आपको देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुलदीप पाठक जी। ये पिछले 7 सालों से लिख रहे हैं और इनका मानना यह है कि जिंदगी 4 दिनों की है तो हमें इसे हंसी खुशी जीना चाहिए। अगले हैं रितेश राज उर्फ बंजारा। ये हिंदी साहित्य के छात्र हैं और हलकारा न्यूज़पेपर के को एडिटर भी। और अंत में आते हैं रवि कुमार परिहार, जो कि एक बीए के छात्र हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में विशेष रुचि है और साथ ही साथ ये राजस्थानी साहित्य को भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो आइए इन कवियों से रूबरू होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज हमारे साथ बहुत कवि जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द 21 टॉक्स की साहित्य की सभा में। जो मेरा पहला प्रश्न होगा रवि भाई आपसे होगा कि हम सेना के साथ कंधे से कंधे मिला करके बॉर्डर पे लड़ तो नहीं सकते हैं, किंतु उनका सांत्वना दे सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो एक देशवासी के लिए, हम देशवासियों के लिए यह कितना आवश्यक है कि हम अपने सेना का, हम अपने जवानों का मनोबल बढ़ाए रखें और बनाए रखें। देखिए, सेना जो है हमारे देश की रक्षा करती है। अभी हम सेना की जाके मदद तो नहीं कर सकते, हम बॉर्डर पर जाके लड़ तो नहीं सकते, किंतु हम अपने घर में बैठे जहां पर भी सैनिक मिले हम उनको सम्मान दे सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से उनकी कमियां न निकाल के उनकी अच्छाइयां बता सकते हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। सेना के लिए मनोबल ठीक ऐसे ही काम करता है जैसा पेड़ के लिए पानी। हम पेड़ को पानी देंगे तभी पेड़ बढ़ेगा। वैसे ही अगर हम सेना को उनको मनोबल देंगे, उनको हम सेना का मनोबल बढ़ाएंगे तभी सेना आगे बढ़ेगी। हमारी सेना को चाहिए कि हम उनकी प्रशंसा करें। हम सिर्फ पैसा दान करने से कुछ नहीं होगा। हम अगर सेना को गालियां देंगे, सेना पे पत्थर फेंकेंगे, तो सीधी सी बात है, सेना आखिर बॉर्डर पे है तो किस लिए है? अगर सेना सीमा पर है तो किस लिए? वो हमारे लिए है ना। हम सेना को उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, ताकि सेना को एहसास हो कि हाँ, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ है, हम जिनकी रक्षा कर रहे हैं वो भी हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत ही प्रेरणादायक था ये। मेरा अगला प्रश्न होगा कुलदीप भाई और रितेश भाई आपसे। कुलदीप भाई, पहले आप उत्तर दीजिएगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा बिल्कुल ही गलत ली है। उनको लगता है कि सैनिकों पर पत्थर फेंकना ही स्वतंत्रता है। उन सैनिकों पर पत्थर फेंकना जिनके शहादत के बदौलत ही हमें ये स्वतंत्रता मिली है। तो आप ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, और केशव शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी भारत की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो शारीरिक नहीं, सिद्धांतिक आज़ादी है।
पर आज के दौर में ऐसा हो चुका है कि लोग सिद्धांत भूल चुके हैं। जितने भी हमारे वीर हुए हैं, जैसे भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस जी हो, गांधी जी हो, सबने सिद्धांतिक आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ना कि सिर्फ शारीरिक आजादी। तो आज ऐसा है कि लोग आजादी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोग अपने मौलिक अधिकारों को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना, मैं आपको इस कैस कहूँ कि जैसे एक किला होता है, तो एक किले का दरवाजा या मंदिर का जो पुजारी होता है, जो मंदिर को रोज ताला लगाता है, मंदिर की रक्षा करता है, तो वैसे ही मेरे ख्याल से सेना एक है जो देश की रक्षा कर रही है। आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, इसका सारा श्रेय हमारी सेना को जाता है, जो लोग दिन रात अपना बलिदान देके, अपने सुखों का बलिदान देके, अपना पारिवारिक बलिदान देके, कभी अपने जीवन का बलिदान देके अपना फर्ज निभाते हैं। और बदले में हम क्या देते हैं? तो हम बस फर्जी कहलाते हैं, क्योंकि हम अपना फर्ज नहीं निभा पाते। तो जैसे पहले महाभारत में या रामायण में कहा जाता था कि एक योद्धा का धर्म, योद्धा धर्म जो होता है वो सिर्फ एक योद्धा का नहीं होता है, उस योद्धा की पूरी प्रजा का, उसके साथ जितने लोग होते हैं, उन्हें वो योद्धा धर्म अपनाना होता है, जिसमें कहा जाता है कि आपको एक योद्धा का सम्मान करना, रक्षा करना, उस योद्धा को सपोर्ट करना, उन पे विश्वास करना, ना कि उन पे उंगली उठाना। पर ये सारी चीजें हम भूल चुके हैं। बस एक सैनिक जो है वही इन चीजों को मान रहे हैं। बाकी मुझे लगता है ज्यादातर लोग आज इस भारत में भूल चुके हैं कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है। अगर आपको, मेरा ख्याल है, अगर आपको सेना पे उंगली उठानी है तो पहले आपको उतना काबिलियत होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर दिया। काश ये जो आपका उत्तर है ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो सेना का अपमान करते हैं। यही प्रश्न मेरा रितेश भी आपके लिए भी होगा। पहले तो नमस्कार, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया बोलने के लिए। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है ना, जो आज का हमारा जो युवा पीढ़ी, वो मुख्यतः ना अपना जो उसका मौलिक कर्तव्य है, जो हमारे देश के लिए कर्तव्य होता है, उससे हम बिल्कुल भटक चुके हैं। एज अ युवा पीढ़ी मतलब हम आप सभी, हम बस बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं, हमारा ये हक है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, हम कुछ बोल सकते हैं, हम किसी पे उंगली उठा सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, आप कर सकते हैं, हमें आज़ादी है इस चीज़ की, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, सरहद पे जो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे जवान हैं, वो भी हमारी तरह युवा ही होते हैं, उनका भी हक होता है, लेकिन वो अपने हक को पीछे छोड़ के, भूल के वो देश के लिए खड़े होते हैं। किसी को, उनको लोगों को लगता है कि भाई उनका काम है तनख्वाह लेना, पैसे लेके मरना। अरे भाई 20-25 हज़ार में किसी को मरने का शौक थोड़ी होता है। देशभक्ति पैसे के लिए नहीं की जाती, सेना में पैसा लेके भर्ती नहीं हुआ जाता। वो एक जज्बा होता है देशभक्ति का, सरहद पे देश के लिए जान देने का, आपके माँ पे कोई उंगली उठाए उसकी सर काट लेने का, उंगली नहीं सर काट लेने का, वो जज्बा होता है। और ये जज्बा को जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, तथाकथित धर्म नेता, राजनेता, जो अपने अपने खुद के मुनाफे के लिए, खुद के फायदे के लिए हमें मिसगाइड करते हैं कि नहीं आप ऐसे, जैसे आप रिसेंटली लो, अभी गलवान घाटी का ये मुद्दा लो, हमारे 20 सैनिक मारे गए, लोगों ने बवाल कर दिया, 20 मारे गए, 20 मारे गए, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है। पहले खबर आया 3 का, फिर 20 का। लेकिन जब वही गवर्नमेंट, वही सिपाही ने बोला कि हमने भी चीन के 50 को मारा, तो उंगली उठाने लगे। अरे भाई नहीं नहीं, झूठ बोल रहे। और चाइना को पता है हमें कि चाइना मतलब कभी बोलता नहीं है कितना मारा नहीं मारा। तो ये ट्रस्ट होता है जो हम अपनी सेना पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते। ये ट्रस्ट हमें तभी सिखाया जा सकता है जब हम अपने बच्चे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हम तो सीख चुके हैं या हमें तो सिखाया जा चुका है, ये तो हम पे डिपेंड करता है हम कितना सीखे पढ़ लिख के। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नए टीनेजर्स हैं, नए बच्चे, उनको हम सिखाएं कि हमारा देश कैसा था, कैसा है, कैसा बनाया जा सकता है, हमारे क्या क्या अधिकार है। अगर हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारे देश के प्रति कर्तव्य भी है। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, और ये बहुत ही सही बात कहा आपने कि हमें अपने सैनिक पर, अपने सेना पर विश्वास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में हमें विश्वास करना होगा। खैर, अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं यहाँ पे। कारगिल विजय दिवस को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत जो आपकी कविताएं हैं
वो हमारे दर्शकों को सुनाए और उनका भी उत्साह बढ़ाए। कुलदीप भैया, मैं पहले आपको निमंत्रण देता हूँ कि मंच आप साझा कीजिए और अपनी कविता सुनाइए। शुक्रिया केशव। तो जो मैंने आज दो कविताएं अपनी सोची हैं कि मैं ये कहूंगा, तो ये मेरी दोनों कविताएं, अक्सर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं सेना के ऊपर भी, तो मैंने ये जो दो मेरी कविताएं हैं ये एक सैनिक के दृष्टिकोण से है। तो मैं आपको दोनों कविताओं में आपको फर्क दिखेगा। जब मैंने एकदम नया नया लिखना शुरू किया था तब की एक कविता है और एक अभी पिछले साल की है। तो आपको शुरुआत करता हूं मैं। पहली कविता है फौजी। शीर्षक है इसका फौजी। फौजी है हम, सरहद पे अपना कफन साथ लाए हैं। फौजी है हम, सरहद पे अपना कफन साथ लाए हैं। देश के दुश्मन को आज हम मिटाने आए हैं। वाह, कह दो जाके दुश्मन से कि वो कश्मीर का ख्वाब छोड़े। बिल्कुल। कह दो जाके दुश्मन से कि कश्मीर का ख्वाब छोड़े। बार बार सीमा लांघ के हमको ना छेड़े। वाह, रूठे जो हम तो उसका अस्तित्व नक्शे से मिटाएंगे। रूठे जो हम तो उसका अस्तित्व नक्शे से मिटाएंगे। जंग छिड़ी तो इस्लामाबाद में भी तिरंगा फहराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तिरंगे से अपनी सांसों को जोड़ा है। हमने तिरंगे से अपनी सांसों को जोड़ा है। देश के रक्षा के खातिर सारे रिश्तों को पीछे छोड़ा है। हमने थल जल और नभ में देश को दुश्मनों से बचाया है। हमने थल जल और नभ में देश को दुश्मनों से बचाया है। महान है हमारा हर वो वीर जो घर लौट के नहीं आया है। आज ललकार के हम शेर सा दहाड़ेंगे। आज ललकार के हम शेर सा दहाड़ेंगे। दुश्मन के कब्जे से कैलाश छुड़ा लेंगे। वाह, देश की तरफ आने वाले नापाक कदमों को काटेंगे हम। देश की तरफ आने वाले नापाक कदमों को काटेंगे हम। अगर चीनियों ने फिर घुसपैठ किया तो उनको चीर डालेंगे हम। वाह, देश पे उठने वाली हर नजर को झुकाएंगे हम। देश पे उठने वाली हर नजर को झुकाएंगे हम। बीजिंग में भी जनगण मन गाएंगे हम। क्या बात है। हम सरहद पे अपना कफन साथ लाए हैं। देश के दुश्मन को आज हम मिटाने आए हैं। क्या बहुत बहुत सुंदर कुलदीप भैया, बहुत ज्यादा सुंदर। मतलब कि एकदम उत्साहवर्धक ये कविता थी आपकी। जी, आ, मतलब मेरे परिवार में ऐसा रहा है कि बहुत से लोग फौज में रह चुके हैं। तो जब ऐसी कोई घटना हुई थी, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे, तो उस समय कुछ टेंशन हुआ था बॉर्डर पे। तो उस समय मैंने ऐसी अपने घर वालों से बात की थी। तो उनके दृष्टिकोण से भी एक मैंने सोचा कि उनके अंदर कितना रोष भरा हुआ है। ये सर्जिकल स्ट्राइक के पहले की कविता है। तो अच्छा, उसके बाद तो भारत भी जवाब देना सीख ही गया था। तो उससे पहले बिल्कुल। का ये दर्द है कि जब भारत जवाब नहीं देता था। अच्छा, और अभी जैसे रितेश भैया ने कहा कि जो हमारे जवान शहीद हुए, बहुत से लोगों ने सच्चे दिल से सहानुभूति जताई, पर जैसे बहुत से लोगों ने उन पे प्रश्न उठाए या एक तरह से कहते हैं कि उनकी शहादत का अपमान किया। बिल्कुल। तो उस हाँ, पे मैंने एक एक शहीद की आत्मा क्या कहना चाह रही है हमसे, उसे सोच के मैंने ये कविता लिखी है जिसका नाम है स्वागत है, शहीद। स्वागत है, स्वागत है। शीर्षक है शहीद। आप सब शरीक हो जाइएगा इसमें। बिल्कुल। शहीद हूं मैं, शहीद हूं मैं, रोके मेरा अपमान ना करना। वाह, शहीद हूं मैं, रोके मेरा अपमान ना करना। अपने फायदे के लिए कभी मेरी शहादत को सलाम ना करना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बड़ी लाइन है ये। शुक्रिया। जब मैं सीमा पर जाने के लिए निकलूं तो मेरे लौट के आने का इंतजार ना करना। जब मैं सीमा पे जाने के लिए निकलूं तो मेरे लौट के आने का इंतजार ना करना। और जो तिरंगे में लिपटा आऊं तो गले लगाने से इनकार ना करना। मेरी निष्ठा पर कभी सवाल ना करना। मेरी निष्ठा पे कभी सवाल ना करना।
मेरी बहादुरी का सबूत मांग के मुझे हैरान ना करना। वाह। मुझे शुक्रिया। मुझे खोने के डर का कभी इजहार ना करना। अक्सर होता है कि जब सैनिक जाने लगते हैं तो घर वाले की आंखों में वो डर आ जाता है, तो वो डर एक स्वाभाविक सैनिक है। को कमजोर कर सकता है। तो उस पे ये है कि मुझे खोने के डर का कभी इजहार ना करना, मुझे अपनी बोझल आंखों से विदा ना करना। शहीद हूं मैं, रोके मेरा अपमान ना करना, अपने फायदे के लिए कभी मेरी शहादत को सलाम ना करना। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। आगे की जो लाइन है वो शुक्रिया, कश्मीर मुद्दे पे ही है कि मुझ पर पत्थर बरसा के मेरे दिल को छलनी ना करना। अब आप इसमें आपको एक सैनिक का दर्द और उसका कर्तव्य दोनों दिखेगी ये वाली लाइन में, कि मुझ पर पत्थर बरसाकर मेरे दिल को छलनी ना करना, जब दुश्मन गोलियां बरसाए तो मुझे आगे करने में संकोच ना करना। क्या बात है। मेरे लिए अपनी नफरत को बताकर मुझे कमजोर ना करना। मेरे लिए अपनी नफरत को बताकर मुझे कमजोर ना करना, मेरे फर्ज का कभी गुणगान ना करना। क्योंकि अक्सर सैनिक ऐसे होते हैं कि जो अपना फर्ज समझ के कर देते हैं और उन्हें सच में किसी गुणगान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चले जाने के बाद मेरे परिवार को झूठी तसल्ली ना देना। मेरे चले जाने के बाद मेरे परिवार को झूठी तसल्ली ना देना। ये जो लाइन है ये खास करके मैं मीडिया वालों को संबोधित करना चाहूंगा। ये लाइन कि मेरे चले जाने के बाद मेरे परिवार को झूठी तसल्ली ना देना, मेरे बाद उनका जीना मुहाल ना करना। शहीद हूं मैं, रोके मेरा अपमान ना करना, अपने फायदे के लिए कभी मेरी शहादत को सलाम ना करना। बहुत सुंदर, शुक्रिया बहुत सुंदर शुक्रिया। कुछ भैया। वास्तव में लगता है कि यदि कोई शहीद हो, उसकी आत्मा हो, तो कुछ ऐसा ही कहना चाहेगा वो भी। और जैसे कि आपने कहा कि जो लोग पत्थर बरसाते हैं हमारी सेना पर, यदि उन पर भी यदि कोई मुसीबत आ जाए तो उन मुसीबतों का सामना भी अपनी सारे गीली शिविर को भुला करके हमारे सैनिक करते हैं, उनकी रक्षा भी हमारे सैनिक ही करते जी हैं। जरूर तो बहुत ही जरूर। मार्मिक एवं संवेदनशील कविता थी आपकी। रवि भाई, अब आप पे आना चाहूंगा मैं। यदि आप कोई कविता, उत्साहवर्धक कविता हमारे दर्शकों को सुना दे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अभी भी साहित्य के आंगन में कदम रखा है नया नया, तो मैं आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत अपने स्कूली जीवन से करना चाहूँगा। जब मैं कक्षा चौथी पांचवी में था, अपने गांव, मेरी स्कूली शिक्षा मेरे गांव में ही हुई है। तो मेरे स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने एक बहुत छोटी सी कविता हम सब बच्चों को सिखाई थी, और वो कविता मुझे इतनी अच्छी लगी कि आज तक वो मेरी कविता मेरे दिमाग से नहीं गई। तो आपके सामने वो कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत चावलन कविता है। माँ मुझे बंदूक दिला दो, माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा। नन्हे नन्हे हाथों से जब मेरी बंदूक चलेगी, गोली खटखट बोलेगी, घायल होके शत्रु गिरेंगे। भारत माँ की सेवा में अपना शीश कटाऊंगा, अपना शीश कटाऊंगा। वाह। इसके बाद जो लोग जो लोग आजादी के नाम पे भारत माता को गालियां देते हैं, इसके बाद देश के टुकड़े होने के सपने देखते हैं, देश को उल्टा सीधा कहते हैं, उनके लिए मैंने छोटी सी कविता लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कि लाल किले के उच्च शिखर से, लाल किले के उच्च शिखर से मैं तिरंगा बोल रहा हूँ। लाल किले के उच्च शिखर से मैं तिरंगा बोल रहा हूँ। हंसते हंसते आजादी से अपनी बातें बोल रहा हूँ। हंसते हंसते आजादी से अपनी बातें बोल रहा हूँ। पर है सम्मान मुझे भारत माँ का, पर है सम्मान मुझे भारत माँ का, इसीलिए मैं एक एक शब्द मर्यादा से तोल रहा हूँ। इसीलिए मैं एक एक शब्द मर्यादा से बहुत तोल रहा बहुत हूँ। सुंदर। अभी आज बात फौजियों की है, देश की बात है, तो मैंने एक फौजी की आत्मकथा की एक छोटी सी नज्म लिखी है, नज्म टाइप की कविता लिखी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि कविता मैंने सही लिखी है, गलत लिखी है, मेरे दिल में जो आया मैंने वो लिख दिया, तो आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल। कहना चाहूंगा। मैं एक फौजी हूँ, मैं एक फौजी हूँ, थोड़ा मनमोजी हूँ। दिल में तिरंगा है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा है।
दिल में तिरंगा है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, कंधों पर देश का स्वाभिमान है, राष्ट्र प्रेम की खातिर अपनों से थोड़ा तकरार है। घर से दूर सीमा पर खड़ा हूँ, अपनों के लिए, देश के लिए, माँ के लिए। यहाँ पर अपनों का अर्थ है पूरे देश के लोग, अपने लोग है वो, और माँ का अर्थ है भारत माता। घर से दूर सीमा पर खड़ा हूँ, अपनों के लिए, देश के लिए, माँ के लिए। भारत माँ का आशीष लिए, देश वालों के प्रेम के साथ, बंदूक गोला बारूद ले हाथ, मैं खड़ा हूँ सीमा पर, अपनों के लिए, देश के लिए, माँ के लिए। यहाँ गर्मी भी बहुत है, सर्दी भी बहुत है, और दुश्मनों से लड़ने का जज्बा भी बहुत है। बहुत मुझे सुंदर। पता है मेरे देश के लोग बेहद प्यार करते हैं, बेहद सम्मान करते हैं, इसीलिए तो दुश्मन भारत से डरते हैं। हाँ, कुछ लोगों की नीति नियत ही खराब है जो हम पे घटिया इल्जाम लगाते हैं। हाँ, कुछ लोगों की नीति नियत ही खराब है जो हम पे घटिया इल्जाम लगाते हैं, हमें गालियां देते हैं, हम पे पत्थर फेंकते हैं। ये सब तो हम सह लेते हैं, ये सब कुछ तो हम सह लेते हैं। देश से प्यार मिलता है तो थोड़ी नफरत भी सही, वाह ये वाह। भी मिल लेते हैं। पर दुख तो तब होता है जब लोग देश को गालियां देते हैं, बर्बादी की कामना करते हैं, देश के टुकड़े होने के सपने देखते हैं, किंतु हम उनके सपनों को हकीकत होने नहीं देने वाले, किंतु हम उनके सपनों को हकीकत होने नहीं देने वाले, क्योंकि हम फौजी देश की रक्षा के लिए खड़े हैं सीना ताने। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे घर की याद नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे घर की याद नहीं आती, आती है, किंतु मेरे देशभक्ति के आगे फीकी पड़ जाती है। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। मेरे भी घर में माँ है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है। मेरे भी घर में माँ है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है, जिसकी मुस्कान मेरी जान में अटकी है। पता नहीं कब भारत माँ की गोदी में सो जाऊं और उसके मुस्कान का दोषी हो जाऊं। क्या बात है। माँ बहुत की उम्दा। ममता, माँ की ममता, पिता की समता, बच्चों के प्रेम में समाया, मैं फौजी भारत माँ के लिए जाया। धन्यवाद। बहुत 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 ही सुंदर। आपने जब आपने पहली कविता बहुत पढ़ी, सुंदर भैया। बिल्कुल, जब आपने पहली कविता पढ़ी तो हर भारतवर्ष का जो छोटा छोटा बच्चा भी है, उनके मन में भी शत्रुओं के लिए वही भावना है कि मुझे बंदूक मिल जाए, मैं बस शत्रुओं का विनाश कर दूं। आपने जो जी। फौजी पे कहानी कथा सुनाई, कविता सुनाई, तिरंगे के रूप में सुनाई, तो वो बिल्कुल व्याख्यान करता है कि तिरंगा हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए क्या सोचता है, क्या बोलना चाहता है। बहुत ही सुंदर थी कविता। इनकी जो हाँ पहली पहली जो कविता थी, हाँ जो इन्होंने एक छोटे बच्चे की सुनाई, जो बंदूक लेके, मतलब मैं भी और मार दूंगा दुश्मनों को। हाँ, ये कविता ने एक तरह से कहते हैं और कि बना दिया बचपन है की अपना। गलियों की तरफ मोड़ दिया। बचपन का एक वो बिल्कुल। स्कूलों में और घर वालों में मम्मी से भी सुना करते थे कि वो जो गीत था जो लता जी ने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, अचानक से वो गीत पूरा आंखों के सामने आ गया। वाह। तो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कहा। अब मानेंगे नहीं, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओ हो। कुछ दिन याद रहा फिर यूं ही भुला दिया गया, कुछ दिन याद रहा फिर यूं ही भुला दिया गया। अरे ये तो सैनिक है, इनका काम है मरना, यह कहकर मेरे देश ने मुझे रुला दिया, मेरे देश ने मुझे रुला दिया। किसी ने अपना अंग है गवाया तो कोई ताउम्र अपाहिज बन गया, किसी ने अपना कोई अंग है गवाया तो कोई ताउम्र अपाहिज रह गया। देश के खातिर मरते मरते कोई अलविदा तो कोई खुदा हाफिज कह गया। और अगले दिन के अखबारों में कुछ लोगों ने उन शहीद पर ही उंगली उठा दिया। अरे ये तो इसी काम के तनख्वाह हैं लेते और चंद सिक्कों में हमारी देशभक्ति का मोल लगा दिया। कुछ दिन याद रहा फिर यूं ही भुला दिया गया। अरे ये तो सैनिक है, इनका काम है मरना, यह कहकर मेरे देश ने मुझे रुला दिया। हमले की खबर टीवी पे देख आप अफसोस जता लेते हैं, हमले की खबर टीवी पे देख आप अफसोस जता लेते हैं, फिर अपने परिवार के साथ बैठकर आप मन बहला लेते हैं। एफबी, ट्विटर, इंस्टा पर चंद शेर व शायरी डालकर अपने ऊपर स्वघोषित देशभक्ति का ठप्पा लगा लेते हैं।
पर उसी हमले में उसी हमले में कई सैनिकों ने हैं जान गंवा दिया। पूछो ज़रा खुद से, तुमने उनके लिए क्या किया? कुछ दिन याद रहा, फिर यूं ही भुला दिया गया। खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप सरहद पर खड़े रहिए, बंदूकें लेकर दुश्मनों से लड़िए। नहीं, एक सैनिक के नाते यह कर्तव्य हमारा है, यह कर्म हमारा है, यह पुण्य हमारा है। लेकिन हम भी तो आपके हैं, ये देश भी तो आपका है। इस देश को ऐसे नष्ट न कीजिए, इस देश को और भ्रष्ट न कीजिए। शुक्रिया। सुंदर रीति से, बहुत सुंदर कविता एवं प्रेरणादायक कविता थी आपकी। कुलदीप भाई, आपकी कविताओं से भी हमारा मन भरा नहीं है। यदि कोई ये एक और अपनी कविता हमें सुना देते तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जी अनुग्रहित जरूर। करें हमें। जी जरूर। अब तक हमने जो कविताएं सुनी, तो हमने जहां भी जिक्र किया जिन युवकों के बारे में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो सैद्धांतिक आजादी को भूल चुके हैं, तो उनमें कुछ ऐसे भी युवक हैं जो अगले मनोज पांडे या कैप्टन विक्रम बत्रा बनने के भी सपने देख रहे हैं। तो इन्हीं में मेरे एक ऐसे दो दोस्त हैं जिनका सपना यही है कि अगर अंतिम सांस लेना है तो तिरंगे में लिपट कर लेना है। और उन बेचारों ने काफी मेहनत की आर्मी ज्वाइन करने के लिए। एनसीसी में उन्होंने मेडल्स वगैरह जीते, परेड भी किया दिल्ली में जाके। तो मेरे उन दोस्तों ने इतनी तैयारी की, फिर भी कई बार कुछ ना कुछ होने की वजह से वो चूक गए। तो ऐसे भी कुछ युवक हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा देश का युवा भटक रहा है, तो उन लोगों को एक आईना दिखाने के लिए कि सिर्फ तुम ही नहीं हो, कुछ हमारे सच्चे युवक भी हैं। तो उन युवकों के दिल से क्या निकलता है, उस पे ये कविता है जिसका नाम है तैयारी। अक्सर हमारे यूपी बिहार में ये बहुत होता है कि क्या कर रहे हो, तो भाई तैयारी कर रहे हैं तैयारी एग्जाम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। की। तो उस पे ही है कि तैयारी। अब ये फौज में भर्ती होने की तैयारी है, जिसपे ये कविता है। तो गौर फरमाइएगा आप सब लोग। तैयारी, तैयारी अभी भी अधूरी है, तैयारी अभी भी अधूरी है, शायद इसलिए सरहदों से अभी दूरी है। माना कई चीजों में मैं बट जाता हूँ, माना कई चीजों में मैं बट जाता हूँ, शायद इसलिए हर बार छट जाता हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में ये है कि आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं रख सकते। कि जैसे एक उम्र होती है कि आप समझिए कॉलेज के 1-2 साल तक आपने तैयारी की, भरा फॉर्म, हो गया तो ठीक। उसके बाद आपके घर वाले खुद आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब आप कमाना शुरू करें। वो नहीं हो रहा है तो आप कुछ और करिए। तो जिस वजह से आप पूरी तरह से अपनी तैयारी पे फोकस भी नहीं कर पाते। तो उस पे ये है कि माना कई चीजों में मैं बच जाता हूँ, शायद इसलिए हर बार छट जाता हूँ। माना एक दिन तेरी सरहदों की रखवाली के लिए आऊंगा, माँ एक दिन तेरी सरहदों की रखवाली के लिए आऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो तुझे छोड़ के ना जाऊंगा। तो वो सरहद से कह रहा है युवक कि माँ एक दिन तेरी सरहदों की रखवाली के लिए आऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो तुझे छोड़ के ना जाऊंगा। शायद किसी दिन तिरंगे में लिपटा वापस जाऊंगा, शायद किसी दिन तिरंगे में लिपटा वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दुश्मन। तैयारी अभी भी अधूरी है, शायद इसलिए सरहदों से दूरी है। कुछ लोग वर्दी पे मरते हैं तो कुछ शक करते हैं, कुछ लोग वर्दी पे मरते हैं तो कुछ लोग वर्दी पे शक करते हैं, पर हम जैसे नौजवान इस वर्दी के लिए तड़पते हैं। क्या बात। गोलियों की बौछार में बंदूक ताने आगे बढ़ना पागलपन नहीं, एक जुनून है। गोलियों की बौछार में बंदूक ताने आगे बढ़ना पागलपन नहीं, एक जुनून है। इसे कोई क्या समझेगा, ये तो एक इश्क अंधाधुंध है। क्या बात, बहुत सुंदर। इस बार सरहदों से ना मेरी दूरी होगी, इस बार सरहदों से ना मेरी दूरी होगी, क्योंकि इस बार मेरी तैयारी पूरी होगी। पूरी होगी। तैयारी अभी भी अधूरी है,
शायद इसलिए सरहदों से दूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि जो हमारे देश के कुछ युवा हैं जो कि भ्रमित हो चुके हैं, वो ये कविता सुन ले तो शायद वो सही मार्ग पे आ जाए। आप सभी कवियों का और कृतार्थ आपका खासकर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमको देने के लिए और अपनी इतनी सुंदर सुंदर कविता हमें सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी बातचीत सुन के और कविताएं सुन के आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों, अंत में जाते जाते केवल इतना कहना चाहूँगा कि जैसा हमने पहले भी कहा कि हम अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दुश्मनों से युद्ध तो नहीं कर सकते, किंतु हमें उनका मनोबल अवश्य बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाना चाहिए? जब वो हमारे सामने आ जाए तो उन्हें कम से कम सलाम करें, हम उन्हें आदर दें, उनके लिए 2 मीठी बोली बोलें। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम मिलेंगे साहित्य की सभा के अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर्स। धन्यवाद।